हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी के चैनल में आपका स्वागत है। हम रीट एसएसटी में एसएस के टीचिंग मेथड पढ़ रहे थे, जिसमें अपन ने एसएस की यूनिट 11 कंप्लीट कर ली थी और यूनिट 12 के अंतर्गत अपन ने परीक्षा प्रतिमान, परीक्षा पूछताछ परीक्षण और इसके बाद अपन ने शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री कंप्लीट कर ली है। और आज अपन पढ़ेंगे मूल्यांकन के बारे में। जो मूल्यांकन का टॉपिक है वो आपके हिंदी सब्जेक्ट में भी आता है और संस्कृत में भी आता है और आपके बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत भी मापन और मूल्यांकन तथा सतत और समग्र मूल्यांकन भी शामिल है। वो अपन बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत पढ़ेंगे सतत और समग्र मूल्यांकन। आज अपन टॉपिक स्टार्ट करने वाले मूल्यांकन। इससे पहले के जो वीडियो हैं अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। एसएस टीचिंग मेथड नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको वहां पर सारे टॉपिक मिल जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मूल्यांकन। जो मूल्यांकन है ये किन दो शब्दों से मिलकर बना है? मूल्य तथा अंकन से मिलकर बना है मूल्यांकन शब्द, जिसका अर्थ होता है मूल्य आंकना। विद्यार्थी ने पढ़ाए गए टॉपिक से क्या सीखा है उसका जो अपन मूल्यांकन करते हैं वही क्या कहलाता है? मूल्यांकन कहलाता है। छात्र का मूल्यांकन। और शिक्षा में मूल्यांकन से आशय क्या है कि छात्र में जो अपन ने टॉपिक पढ़ा है उसमें छात्र ने क्या सीखा है और छात्र में क्या व्यवहार परिवर्तन हुआ है, और छात्र में हुए व्यवहार परिवर्तन का निर्धारण करना ही क्या कहलाता है? मूल्यांकन कहलाता है। शिक्षण जब होता है तो जब उद्देश्य प्राप्ति के लिए अधिगम स्थितियों का निर्धारण कर लेता है शिक्षण, तो मूल्यांकन के लिए किसका निर्माण किया जाता है? परीक्षा का निर्माण किया जाता है। शिक्षण जब होता है, शिक्षण जब अपने उद्देश्य प्राप्ति के लिए अधिगम स्थितियां निर्मित कर लेता है तो उस स्थिति में छात्रों के मूल्यांकन के लिए परीक्षा का निर्माण किया जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, आप याद रखिएगा। मूल्यांकन शब्द का वास्तविक अभिप्राय क्या होता है? तो मूल्यांकन शब्द का वास्तविक अभिप्राय होता है निर्णय लेना। याद रखिएगा, मूल्यांकन शब्द का वास्तविक अभिप्राय क्या होता है? निर्णय लेना कि छात्र ने क्या सीखा है, क्या उसने अधिगम करके व्यवहार परिवर्तन किया है। मूल्यांकन जो है एक निरंतर तथा सतत चलने वाली प्रक्रिया है। आप सभी को पता है निरंतर और सतत चलने वाली प्रक्रिया है मूल्यांकन। और शिक्षण प्रणाली का मूल्यांकन एक अभिन्न अंग है जो शिक्षा के उद्देश्य से संबंध रखता है। मूल्यांकन में छात्रों के व्यवहार संबंधी सामग्री एकत्रित की जाती है कि जो छात्र को टॉपिक पढ़ाया गया है, जो शिक्षण कराया गया है, उनके व्यवहार में क्या परिवर्तन हुआ है। तो मूल्यांकन में छात्रों के व्यवहार संबंधी सामग्री एकत्रित की जाती है। मूल्यांकन केवल निर्देशन नहीं देता, बल्कि विद्यार्थी के व्यवहार को उन्नत या विकसित बनाने के साधनों की भी जानकारी देता है। अब अपन देखते हैं कि मूल्यांकन की विभिन्न विद्वानों ने क्या क्या परिभाषाएं दी हैं। सबसे पहले आती है दांडेकर की परिभाषा। दांडेकर ने कहा है कि मूल्यांकन हमें बताता है कि बालक ने किस सीमा तक किन उद्देश्यों को प्राप्त किया है। दांडेकर ने क्या कहा है मूल्यांकन के बारे में? कि मूल्यांकन हमें बताता है कि बालक ने किस सीमा तक किन उद्देश्यों को प्राप्त किया है। माइकेलिस कहता है कि मूल्यांकन उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा निर्धारण करने वाली प्रक्रिया है। माइकेलिस ने क्या कहा है कि मूल्यांकन जो है ये उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा निर्धारण करने वाली प्रक्रिया है। मुफात कहते हैं कि मूल्यांकन जो है ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो छात्रों के औपचारिक शैक्षणिक उपलब्धियों की अपेक्षा करता है। किसने कहा है? मुफात ने कहा है। दांडेकर ने तो कहा था कि बालक ने किस सीमा तक किन उद्देश्यों को प्राप्त किया है, ये कौन बताता है? हमें मूल्यांकन बताता है। माइकेलिस कहता है कि मूल्यांकन जो है उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा निर्धारण करने वाली प्रक्रिया है। और मुफात कहता है कि मूल्यांकन जो है कंटिन्यू चलने वाली प्रक्रिया है जो छात्रों के औपचारिक शैक्षणिक उपलब्धियों की अपेक्षा करता है। फिर आता है मिरवाइल ने कहा है कि मूल्यांकन एक समावेशी धारणा। इंपॉर्टेंट परिभाषा याद रखिएगा। मिरवाइल ने कहा है मूल्यांकन एक समावेशी धारणा है जो निश्चित परिणामों के गुण तथा महत्व और प्रभावशीलता का निर्णय करने के लिए समस्त प्रकार के प्रयासों और साधनों की ओर संकेत करता है। फिर आती है रोस की परिभाषा। रोस ने कहा है कि मापन से भिन्न मूल्यांकन ऐसी जांच प्रक्रिया है जो प्राय बच्चे के समूचे व्यक्तित्व तथा समुचित शिक्षा स्थिति की जांच के लिए प्रयुक्त होती है। ये किसका कहना है? रोस का कहना है कि मापन से भिन्न मूल्यांकन ऐसी प्रक्रिया है जो प्राय बच्चे के पूरे व्यक्तित्व तथा पूरी शिक्षा स्थिति की जांच के लिए उपयोग में ली जाती है। फिर आता है हील महोदय। हील ने कहा है कि पुरानी प्रणाली में परीक्षा पाठ्यक्रम तथा शिक्षण विधि को निर्देशित किया करती थी। जो पुरानी प्रणाली थी, शिक्षा प्रणाली, जिसमें परीक्षा जो होती थी वो पाठ्यक्रम तथा शिक्षण विधि को निर्देश दिया करती थी। लेकिन जब नई प्रणाली में मूल्यांकन आया है तो परीक्षा और शिक्षण दोनों विशिष्ट शिक्षण उद्देश्यों द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। अतः इन्हीं पर समुचित शिक्षा और मूल्यांकन निर्धारित होने चाहिए। किसकी परिभाषा है? हील की परिभाषा है। फिर इसके बाद अपन देखते हैं क्विलिन और हन्ना ने क्या कहा है। छात्रों के व्यवहार में विद्यालय द्वारा लाए गए परिवर्तनों के विषय में प्रमाणों के संकलन
और उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया ही मूल्यांकन है। किसका कहना है? क्विलिन और हन्ना का कहना है कि छात्रों के व्यवहार में जो विद्यालय द्वारा परिवर्तन लाए गए हैं उनके विषय में जो प्रमाणों का संकलन किया जाता है और उनकी व्याख्या की जाती है, वो प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? मूल्यांकन कहलाती है। फिर लास्ट परिभाषा आती है मूल्यांकन की ब्रेकफील्ड और मार्डाक की। मार्डाक और ब्रेकफील्ड का कहना है कि मूल्यांकन किसी सामाजिक और सांस्कृतिक या वैज्ञानिक मानदंड के संदर्भ में किसी घटना को प्रतीक आवंटित करना है जिससे उस घटना का महत्व या मूल्य ज्ञात किया जा सके। किसने कहा है? ब्रेकफील्ड या मार्डाक ने कहा है। अब अपन बात करते हैं मूल्यांकन की आवश्यकता और महत्व के बारे में। मूल्यांकन की आवश्यकता किस लिए है और इसका क्या महत्व है? कि विद्यार्थियों की प्रगति का सूचक है मूल्यांकन। विद्यार्थियों की प्रगति की जानकारी मिलती है उनका मूल्यांकन करने से। विद्यार्थियों के लिए प्रेरक का काम करता है मूल्यांकन। विद्यार्थी जो कमजोर होते हैं उनकी कमजोरी जानने में मूल्यांकन की व्यापक सहायता मिलती है हमें। विद्यार्थियों की रुचि और योग्यताओं की जानकारी देने में मूल्यांकन सहायक होता है। विद्यार्थियों का जो स्तर होता है उसको निश्चित करने में मूल्यांकन महत्वपूर्ण होता है। विद्यार्थियों के प्रति व्यक्तिगत रूप से ध्यान देने में भी मूल्यांकन सहायता करता है कि कौन सा विद्यार्थी कमजोर है उसको अपन व्यक्तिगत रूप से ध्यान दे सकते हैं। और शिक्षण उद्देश्य जो होते हैं उनकी प्राप्ति में भी मूल्यांकन सहयोग प्रदान करता है। शिक्षण विधियों में सुधार में सहायता करता है, पाठ्यक्रम में सुधार और इसके बाद लेखा करने में सहायक होता है। अब अपन देखते हैं कि मूल्यांकन की प्रक्रिया के पद या सोपान चरण कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले मूल्यांकन प्रक्रिया में क्या किया जाता है? उद्देश्यों का चयन और निर्धारण किया जाता है। फिर इसके बाद उद्देश्यों का विश्लेषण किया जाता है। फिर इसके बाद मूल्यांकन विधियों का चयन किया जाता है और इसके बाद उन विधियों का प्रयोग और परिणाम निकाले जाते हैं। तो मूल्यांकन प्रक्रिया के पद या चरण ध्यान रखना। और पांचवा चरण आता है परिणामों की व्याख्या और उनका सामान्यीकरण करना। तो 5 चरण या सोपान होते हैं मूल्यांकन की प्रक्रिया के अंतर्गत। सबसे पहले उद्देश्यों का चयन और निर्धारण करेंगे, फिर उद्देश्यों का विश्लेषण करेंगे, फिर मूल्यांकन पर विधियों का चयन करेंगे, फिर उन विधियों का प्रयोग और परिणाम निकालेंगे और अंत में क्या करेंगे? परिणामों की व्याख्या और सामान्यीकरण करेंगे। तो मूल्यांकन की प्रक्रिया में 5 चरण या सोपान होते हैं। अब अपन देखते हैं मूल्यांकन की क्या विशेषताएं होती हैं, जिनमें से हमेशा एक क्वेश्चन आता है, या तो वस्तुनिष्ठता में से आएगा या विश्वसनीयता में से आएगा या फिर वैधता में से आएगा। तो आप याद रखिएगा मूल्यांकन की विशेषताओं में सबसे पहले आती है वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता का आशय क्या है? कि कुछ भी हो जाए इसका उत्तर एक ही रहता है। वस्तुनिष्ठता में क्या होता है? वस्तुनिष्ठता में उत्तर एक ही रहता है, हमेशा याद रखना। और विश्वसनीयता में क्या होता है? फलांक एक ही रहते हैं। जो अंक जो होते हैं विद्यार्थी के वो कितनी भी बार परीक्षा दे ले उसके अंक समान ही आएंगे। और वस्तुनिष्ठता में क्या होगा? उत्तर एक ही रहता है। तो वस्तुनिष्ठता का अभिप्राय क्या है? कि परीक्षार्थी तथा परीक्षण दोनों ही क्रमशः परीक्षा लेते समय तथा उत्तर जांच के समय अपनी रुचि, पसंद या भावना के वेग में न बह जाए, वो क्या कहलाएगी? वस्तुनिष्ठता कहलाएगी। परीक्षक है यहाँ पर परीक्षार्थी तथा परीक्षक जो हैं दोनों ही क्रमशः परीक्षा देते समय और परीक्षक जो है उत्तर जांच के समय अपनी रुचि, पसंद या भावना के वेग में न बह जाए, इसके लिए किसका निर्माण किया गया है? वस्तुनिष्ठता का निर्माण किया गया है। वस्तुनिष्ठता से क्या होगा? जो अगर परीक्षक जांच रहा है तो उसके हिसाब से वो नंबर नहीं देगा, क्योंकि वस्तुनिष्ठता में क्या होगा? प्रश्न का उत्तर एक ही रहता है। पक्षपात, मानसिक स्वास्थ्य और रुचि आदि का जांच कार्य पर असर न पड़े, ऐसे परीक्षण वस्तुनिष्ठ परीक्षण है, क्योंकि इसमें प्रश्न कैसे होते हैं? छोटे और उनके उत्तर निश्चित होते हैं। याद रखिएगा उत्तर इसमें निश्चित होते हैं वस्तुनिष्ठता के अंतर्गत। फिर आती है विश्वसनीयता। विश्वसनीयता का अभिप्राय क्या है? कि इसमें फलांक निश्चित होते हैं। जो विद्यार्थियों को अंक प्राप्त हो रहे हैं वो निश्चित होते हैं, चाहे कितनी भी बार वो परीक्षा दे ले, उस परीक्षा के आधार पर उसके जो जितनी भी बार परीक्षा दी उसने उसमें उसके लाए गए अंक लगभग समान ही रहते हैं। परीक्षा में प्राप्त फलांक जो कि एक परीक्षा देने वाला बालक विभिन्न अवसरों पर प्राप्त करता है कि संगति की ओर संकेत करता है। इसका मतलब क्या हुआ? कि एक बालक किसी परीक्षण को बार बार भी अगर देगा तब भी उसके प्राप्त अंकों में अधिक अंतर नहीं आएगा, तब वह परीक्षण क्या कहलाएगा? विश्वसनीय परीक्षण कहलाएगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता के सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है तब उस परीक्षा को क्या कहते हैं? विश्वसनीयता कहते हैं। बालक की परीक्षा द्वारा जब बालक बार बार परीक्षा देता है फिर भी उसके नंबर समान आते हैं या अधिक अंतर नहीं आता उनमें, तो उस योग्यता के सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है, तब ऐसी परीक्षा को क्या कहा जाता है? विश्वसनीयता कहते हैं। फिर अगला विशेषता आती है मूल्यांकन की वैधता। वैधता परीक्षा जिस गुण के मापन के लिए बनाई जा रही है, अगर केवल यदि उसी गुण का मापन करती है तो वो परीक्षा क्या कहलाएगी? वैध परीक्षा कहलाएगी। अर्थात कितनी शुद्धता तथा सार्थकता से जिस विद्यार्थी की योग्यता का मापन किया जा रहा है तो वो कौन सा परीक्षण कहलाएगा? वैध परीक्षण कहलाएगा। इसका क्वेश्चन इस प्रकार से आया है, आप याद रखिएगा कि जिस उद्देश्य के लिए परीक्षण तैयार किया गया है यदि वह उसकी पूर्ति करता है तो वह कौन सा परीक्षण कहलाएगा? वैध परीक्षण कहलाएगा। अगला गुण है विभेदकारिता।
वह परीक्षण जो तीव्र तथा सामान्य और पिछड़े छात्रों में विभेद कर सके वो क्या कहलाएगा, विभेदकारी कहलाएगा। ये इसका गुण है मूल्यांकन का कि अलग अलग प्रकार के छात्रों में व्यक्तिगत विभिन्नता वाले छात्रों के ध्यान में रखते हुए प्रश्न पत्र का निर्माण किया जाएगा। तो वो किसमें भेद करेगा, तीव्र छात्रों, सामान्य छात्रों और पिछड़े छात्रों में भेद करेगा। तो उसका कौन सा गुण कहलाएगा, विभेदकारिता कहलाएगी। फिर आएगी व्यापकता। व्यापकता का अर्थ क्या है, योग्यता के मापन के लिए प्रश्नों का समावेश परीक्षा में हो और परीक्षा में दिए गए प्रश्न पूरे पाठ्यक्रम से संबंधित होने चाहिए। ये कौन सा गुण कहलाता है, व्यापकता कहलाती है। फिर आएगा व्यावहारिकता, फिर आएगा स्पष्टता और फिर आएगा मानक। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं मूल्यांकन के उपकरण और प्रविधियां क्या क्या हैं। सबसे पहले आती हैं प्रविधियों का वर्गीकरण। अपन देखते हैं मूल्यांकन में जो यूज होने वाली प्रविधियां हैं उनका वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। सबसे पहला आता है परिमाणात्मक या संख्यात्मक प्रविधियां। परिमाणात्मक या संख्यात्मक प्रविधियों में 3 प्रकार की परीक्षा आती हैं, आप सभी को पता है, लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा और प्रयोगात्मक परीक्षा। पिछली बार वस्तुनिष्ठ परीक्षा में से इसका क्वेश्चन आया था, तो अपन आगे पढ़ेंगे, याद रखिएगा। परिमाणात्मक प्रविधियों में 3 प्रकार की परीक्षा आती हैं, लिखित, मौखिक और प्रयोगात्मक। फिर इसके बाद आता है गुणात्मक प्रविधियां। गुणात्मक प्रविधियों के अंतर्गत अभिवर्ती मापनी, समाजमिति विधि, अवलोकन विधि, आकस्मिक निरीक्षण विधि, जांच सूची, साक्षात्कार, संचयी अभिलेख, प्रश्नावली, क्रम निर्धारण मापनी आदि गुणात्मक प्रविधियों के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं लिखित परीक्षा कौन कौन सी होती हैं। तो 4 प्रकार की परीक्षा होती हैं लिखित परीक्षा। कौन कौन सी, वस्तुनिष्ठ परीक्षा, अतिलघुरात्मक परीक्षा, लघुत्तरात्मक परीक्षा और निबंधात्मक परीक्षा। पिछली बार वस्तुनिष्ठ और निबंधात्मक परीक्षा में से क्वेश्चन पूछा गया था कि छात्रों को स्वतंत्र चिंतन के अवसर कौन सी परीक्षा में प्राप्त होते हैं। तो निबंधात्मक परीक्षा जो होती है इसमें छात्रों को स्वतंत्र चिंतन के अवसर प्राप्त होते हैं, वो अपने मन से लिख सकते हैं। याद रखिएगा 2018 में क्वेश्चन आया था कि बालकों को स्वतंत्र चिंतन के अवसर कौन सी परीक्षा में प्राप्त होते हैं, तो निबंधात्मक परीक्षा में प्राप्त होते हैं। अब अपन देखते हैं सबसे पहले वस्तुनिष्ठ परीक्षा। वस्तुनिष्ठ परीक्षण जो होता है ये नवीन शैक्षिक अनुसंधान की देन होती है और इनमें छात्रों को कोई स्वतंत्रता प्रदान नहीं की जाती है क्योंकि वो अपने मन से नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इसका उत्तर एक ही होता है। इसलिए वस्तुनिष्ठ परीक्षण में क्या होता है, छात्रों को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होती, वे अपने मन से उत्तर नहीं लिख सकते। छात्र अपनी इच्छा से उत्तर नहीं दे सकते। प्रत्येक प्रश्न का एक विशिष्ट उत्तर होता है। आप याद रखना, सत्य असत्य में से पूछ सकता है। यह निश्चित और लघु उत्तर होता है और इन परीक्षणों में अंक लगाते समय व्यक्तिगत विचारों का कोई स्थान नहीं होता कि किसी छात्र को तो ज्यादा नंबर दे दिए इस प्रश्न में और किसी छात्र को कम नंबर दे दिए, क्योंकि इनका उत्तर निश्चित होता है और अंक लगभग समान रहते हैं। कई बार तो उत्तर इतने संक्षिप्त होते हैं कि केवल एक शब्द या वाक्य के नीचे रेखा खींच देने से ही काम चल जाता है, जो कि रिक्त स्थान या सही या गलत पर चयन कीजिए ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। फिर इसके बाद वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के कौन कौन से प्रकार होते हैं। इसमें आएगा सरल प्रत्यास्मरण प्रश्न पूछे जाते हैं, सत्य असत्य प्रश्न होते हैं वस्तुनिष्ठ परीक्षण में, बहुविकल्प प्रश्न होते हैं, मिलान प्रश्न होते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले प्रश्न होते हैं और सर्वोत्तम उत्तर प्रश्न होते हैं कि निम्न में से सर्वोत्तम उत्तर का चयन कीजिए। फिर इसके बाद अगली परीक्षा आती है निबंधात्मक परीक्षा। निबंधात्मक परीक्षाओं का तात्पर्य ऐसी परीक्षा प्रणाली से है जिसके अंतर्गत सभी बालक जो हैं पाठ्यक्रम के कई प्रश्नों के उत्तर निश्चित समय के अंदर निबंध के रूप में देते हैं। निर्वाचन, प्रयोग तथा मूल्यांकन स्तर पर निबंधात्मक परीक्षाओं का प्रयोग आवश्यक और लाभप्रद होता है और निबंधात्मक परीक्षाओं में व्यक्ति अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करता है। ये पिछली बार क्वेश्चन आया था 2018 में कि किस प्रकार की परीक्षा में व्यक्ति अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करता है, तो निबंधात्मक परीक्षा में। निबंधात्मक परीक्षाओं के माध्यम से व्यक्ति की उपलब्धि के साथ साथ उसको व्यक्त करने की शक्ति, लेखन क्षमता और व्यक्तित्व का मूल्यांकन भी हो सकता है। विद्यार्थी अपने मन में आए विचारों के अनुसार निबंधात्मक परीक्षाओं में उत्तर दे सकता है। फिर आती है मौखिक परीक्षा। मौखिक परीक्षाओं का सबसे अधिक प्राचीन विवरण किसमें मिलता है, याद रखिएगा ओल्ड टेस्टामेंट में मौखिक परीक्षाओं का सबसे अधिक प्राचीन विवरण मिलता है। मौखिक परीक्षा का प्रयोग सबसे पहले ग्लेडाइट्स ने किया था और परीक्षाओं का सबसे अधिक प्राचीन विवरण किसमें मिलता है, मौखिक नहीं था, माफ कीजिएगा, परीक्षाओं का सबसे अधिक प्राचीन विवरण ओल्ड टेस्टामेंट में मिलता है और मौखिक परीक्षा जो है इसका प्रयोग सबसे पहले ग्लेडाइट्स ने किया था और ग्लेडाइट्स के बाद यूनान का जो प्रसिद्ध दार्शनिक था सुकरात, इसने मौखिक परीक्षा प्रणाली का सूत्रपात किया था। आपसे पूछ लिया जाए कि मौखिक परीक्षा प्रणाली का सूत्रपात करने वाले कौन है, तो सुकरात द्वारा मौखिक परीक्षा प्रणाली का सूत्रपात किया गया था और इसका प्रयोग सबसे पहले मौखिक परीक्षा का ग्लेडाइट्स ने किया था और मौखिक परीक्षा प्रणाली जो है इसे आज क्या कहते हैं, सुकराती परीक्षा प्रणाली कहते हैं। मौखिक परीक्षा को लिखित परीक्षाओं के पूरक के रूप में प्रयोग किया जाता है और मौखिक परीक्षाओं से बालकों का प्रत्यास्मरण, चिंतन, अभिव्यक्ति, क्रियाशीलता, विश्लेषण, पढ़ने की योग्यता आदि की जांच की जाती है। अपन भी जब थे
6वीं 7वीं में तब अपनी भी मौखिक परीक्षा ली जाती थी। फिर इसके बाद आती हैं प्रायोगिक परीक्षाएं। इस प्रकार की परीक्षाओं में बालकों को प्रश्नों के उत्तर लिखित रूप में नहीं देने होते हैं, बल्कि वह अपने किए गए कार्य के नमूने परीक्षक के सामने रखते हैं। जो प्रैक्टिकल होता है तो अपने द्वारा किए गए प्रैक्टिकल कार्य के नमूने परीक्षक के समक्ष रखते हैं प्रायोगिक परीक्षाओं में, और इन नमूनों के आधार पर ही उनकी प्रायोगिक शक्ति और कौशल की जांच की जा सकती है। यह आपका हो गया मूल्यांकन वाला टॉपिक कंप्लीट। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, बिना लाइक किए प्लीज जाइएगा मत, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जो अपना लास्ट टॉपिक होगा उपलब्धि परीक्षण, उपचारात्मक परीक्षण और निदानात्मक परीक्षण के बारे में। तो पढ़ते रहिए आपके अपने चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।